नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशि और मैं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल वेल्थ हाइस्ट में स्वागत करता हूं। तो ओवरव्यू की बात करें दोस्तों, तो आप पॉइंट नंबर 1 में यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि बेंजीन बेस्ड डेरिवेटिव्स जो होते हैं उसमें ये लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है और यहाँ पर विथ इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस इसका जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है वो काफ़ी हाई है। तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन जितना ज़्यादा हाई हो कंपनी के लिए उतना अच्छा होता है कि वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 2 में आप देख सकते हैं दोस्तों, एस्टैब्लिश्ड बाय फर्स्ट जनरेशन टेक्नोक्रेट्स इन 1984। तो यहाँ पर इसका एस्टैब्लिशमेंट भी काफ़ी पुराना है और पुराने रूट्स हैं इस स्टॉक के। पॉइंट नंबर 3 में बात करें दोस्तों, तो फार्मा ऑपरेशंस स्पैनिंग एपीआईज, इंटरमीडिएट्स एंड एक्सैंथीन डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, एपीआई और इंटरमीडिएट्स आपको पता ही होगा कि ऑलरेडी यहाँ पर डिमांड जो है एपीआईज का और इंटरमीडिएट्स का जो यूज़ होता है फॉर्मुलेशन में, किसमें, तो फार्मा के प्रोडक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा अभी बढ़ा हुआ इंडिया के अंदर, क्योंकि जब से चाइना का डिपेंडेंसी यहाँ पर इंडिया को महसूस हुआ है और कोविड-19 के कारण जो चीज़ों का आना जाना में वहाँ पर डिस्ट्रप्शन हुआ था, उसके बाद से बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो एपीआईज और इंटरमीडिएट्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी वो कंपनियां जो भी इन चीज़ों के ऊपर काम कर रही हैं वो जनरेट कर पा रही हैं अभी यहाँ पर। तो इसलिए इन दोनों सेगमेंट में ये काम करना ये काफ़ी एक अच्छा प्लस पॉइंट इस कंपनी के लिए निकल कर आ जाता है। साथ ही साथ देख सकते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 में यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग R&D कैपेबिलिटी है इस कंपनी के पास। 4 R&D फैसिलिटीज़ हैं, डेडिकेटेड पूल ऑफ अबाउट 300 प्लस इंजीनियर्स हैं इनके पास एंड साइंटिस्ट, और साथ ही साथ IPRS फॉर डेवलपिंग कस्टमाइज प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर इनके पास जो R&D फैसिलिटी है और जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी बेहतरीन है, ऐसा इस पॉइंट में बता रहे हैं ये लोग। पॉइंट नंबर 5 में देख सकते हैं दोस्तों, प्लांट्स लोकेटेड इन द वेस्टर्न इंडिया विथ प्रॉक्सिमिटी टू पोर्ट्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी प्लांट का अगर वो प्रॉक्सिमिटी टू पोर्ट्स अगर काफ़ी कम है तो उसके कारण क्या होता है कि जब डिप्लॉयमेंट होता है चीज़ों का, यानी कि लोग जब एक्सपोर्ट करते हैं तो समुद्र के रास्ते से ही सारा जो सामान है वो जाता है और वहाँ पर काफ़ी आसान होता है और कॉस्ट जो है वहाँ पर सेविंग होता है अगर आपका जो प्लांट है वो ऑलरेडी सी के नज़दीक में है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है 13 फॉर स्पेशलिटी केमिकल्स। यहाँ पर टोटल 17 इनके पास जो है प्लांट्स हैं, जिसमें से 13 स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए हैं और 5 जो है वो फार्मा के लिए हैं। और जो 5 फार्मा कंपनीज है उसमें से 2 US FDA अप्रूव्ड है और 3 WHO और GMP अप्रूव्ड है। उसके बाद दोस्तों की मैट्रिक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 200 प्लस प्रोडक्ट्स पे काम करती है ये कंपनी। 400 प्लस ग्लोबल कस्टमर्स हैं इनके, 700 प्लस डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं इनके, 17 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इनके पास, 14 जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट है इनके पास और 6000 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं इनके पास। तो ये है इनका ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके ऊपर ये काम करती है। उसके बाद दोस्तों रेवेन्यू स्प्लिट और सेगमेंट एंड ज्योग्राफिकल वाइज से यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेशलिटी केमिकल का जो सेगमेंट है वो करीब 83% कंस्टिट्यूट करता है टोटल रेवेन्यू के अंदर में, और फार्मा का जो सेक्टर यहाँ पर कंस्टिट्यूट करता है 17% टोटल रेवेन्यू के अंदर में। बात करें डोमेस्टिक मार्केट की तो 60% रेवेन्यू जो है यहाँ पर वो डोमेस्टिक मार्केट से आता है और रेस्ट जो 40% है वो डोमेस्टिक से नहीं बल्कि फॉरेन मार्केट से आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से आता है, तो नॉर्थ अमेरिका से आता है 9%, यूरोप से आता है 14%, चाइना से आता है 3%, जापान से आता है 4% एंड ROW से आता है 10%। की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो यहाँ पर 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो आप देख सकते हैं बताया जा रहा है ग्लोबल प्लेयर इन बेंजीन बेस्ड डेरिवेटिव्स विथ इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस। इसका आप देख सकते हैं सब सेक्शन भी पॉइंट है। पहला पॉइंट है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पोजीशन इन की प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। सेकंड पॉइंट है इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस अक्रॉस प्रोडक्ट चेन ऑफ बेंजीन एंड टोलिन। पॉइंट नंबर 3 है यहाँ पर एबिलिटी टू इफेक्टिवली यूज को प्रोडक्ट्स एंड जनरेट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि जैसे किसी प्रोडक्ट को बनाने में कुछ जो है चीज़ें जो निकल के आती है एक्स्ट्रा उनको बोलते हैं को प्रोडक्ट्स, तो उनको भी ये यूज़ कर लेते हैं ताकि किसी तरह का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सके। खराब चीज़ से भी कुछ अच्छा ये बना लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा पॉइंट निकल के आ रहा है इसमें। पॉइंट नंबर 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पर वेल डाइवर्सिफाइड अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशंस। तो जैसे कि हमने बात किया था पहले कि यहाँ पर जोग्राफिकली भी कई सारे जो रीजन में जो है डाइवर्सिफाइड है, और अगर इसका प्रोडक्ट है उसके बेसिस पे भी जो है फार्मा और स्पेशलिटी केमिकल तो 2 चीज़ों में डाइवर्सिफाइड है। तो इसी तरीके से वेरियस अगर चीज़ों के अंदर देखेंगे तो काफ़ी सारा जो है डायमेंशंस में इसमें डाइवर्सिफिकेशन है। पॉइंट नंबर 1 में देख सकते हैं आप यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड्स सिग्निफिकेंट डी रिस्किंग। तो यहाँ पर रिस्क जो है कम कर देता है डाइवर्सिफिकेशन के कारण, क्योंकि अगर किसी एक सेगमेंट में कमजोरी आती है किसी साल में तो दूसरे सेगमेंट जो है वो एक सपोर्ट दे सकते हैं स्टॉक को। तो इस तरीके से हेल्प करता है स्टॉक को। पॉइंट नंबर 2 में देख सकते हैं मल्टी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, मल्टी कस्टमर्स इनके पास, मल्टी जोग्राफीज से काम करते हैं और मल्टी एंड यूजर इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो काफ़ी अच्छा पॉइंट निकल कर आ रहा है। पॉइंट नंबर 3 में आप देख सकते हैं दोस्तों फार्मा सिग्निफिकेंट ग्रोथ विद डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस प्रोडक्ट्स एंड ज्योग्राफीज। तो यहाँ पर फार्मा के बारे में बताया जा रहा है। पॉइंट 1 में देख सकते हैं इसके फार्मा सेगमेंट हैज सीन सिग्निफिकेंट ग्रोन ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। तो लास्ट 5 ईयर्स में जो फार्मा सेगमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखा गया ऐसा बताया जा रहा है।
पॉइंट 2 में देख सकते हैं इंडियाज एपीआई मार्केट बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट्स इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोनों डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट जो है, जो एपीआई मार्केट का है इंडिया का, इसके अंदर जो एपीआई पे काम करता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो है यहाँ पर विटनेस करने वाला है। जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था, काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। पॉइंट नंबर 4 में आप देख सकते हैं दोस्तों, स्ट्रॉन्ग रिटर्न प्रोफाइल डिस्पाइट सिग्निफिकेंट कैपेक्स। तो यहाँ पर डिस्पाइट सिग्निफिकेंट कैपेक्स का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कहीं पे भी अगर नया प्रोडक्शन यूनिट कंपनी खोलता है या कोई भी नया चीज़ जो है स्टार्ट करता है कंपनी, तो उस पर जो एक्सपेंडिचर होता है उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर बताया जाए डिस्पाइट कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रिटर्न प्रोफाइल है, क्योंकि वो जो एक्सपेंडिचर होता है वो प्रॉफिट से ही निकल के आता है, तो उसके बावजूद यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जो रिटर्न प्रोफाइल है वो काफ़ी यहाँ पर बेहतरीन देखने को मिलता है। पॉइंट 1 में इसके देख सकते हैं एक्सपेंडेड कैपेसिटीज़। तो यहाँ पर जो कैपेसिटीज़ है उसको एक्सपेंड किया जाता है ओवर टाइम हमेशा, एंड डाइवर्सिफाइड इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, और नए नए प्रोडक्ट्स को भी ऐड किया जाता है यहाँ पर, वाइल मैन्युफैक्चरिंग रिटर्न प्रोफाइल। पॉइंट नंबर 2 में देख सकते हैं न्यू कैपेसिटीज़ आर स्टिल रैम्पिंग अप प्रोवाइडिंग ऑपरेशन लेवरेज। तो यहाँ पर बहुत सारे न्यू फैसिलिटीज़ हैं जो कि अभी भी स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे करके, जो कि गोइंग फॉरवर्ड इसके ऑपरेशंस को काफ़ी जो है सपोर्ट करेंगी। पॉइंट नंबर 5 में देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन R&D एंड प्रोसेस इनोवेशन। तो काफ़ी ज़्यादा फोकस है इनका R&D के ऊपर और प्रोसेस के इनोवेशन में, यानी कि कोई प्रोसेस जो ऑलरेडी इनके पास है उसको और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसको इफिशिएंट बना सकें, ताकि कम से कम जो है उसमें एक्सपेंडिचर लगे और कम से कम टाइम में इन रिजल्ट को हासिल कर सकें। इस चीज़ों को कहेंगे प्रोसेस में इनोवेशन। देख सकते हैं इसके पॉइंट 1 में, फोकस ऑन डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स थ्रू प्रोसेसेस लाइक हाई वैल्यू क्लोरिनेशन एंड हाइड्रोजनेशन एंड अमोनोलाइसिस। तो यहाँ पर इन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर ये ट्राई करते हैं प्रोसेस में इनोवेशन लाने का और R&D करने का। पॉइंट नंबर 6 में आप देख सकते हैं दोस्तों, थ्रस्ट ऑन सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर डन किया गया है SH&E के ऊपर, एंड पावर विच प्रोवाइड लॉन्ग टर्म बेनिफिट। तो इन चीज़ों के ऊपर भी काम किया जाता है जो कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पर लगातार बेनिफिट देते रहे। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म में बेनिफिट दें और बाद में उससे कोई भी बेनिफिट निकल के ना आए, तो ऐसा बात नहीं है। लास्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं दोस्तों, 7th पॉइंट, वेल प्लेस्ड टू बेनिफिट फ्रॉम इंडस्ट्री टेलविंड्स। तो यहाँ पर जो दूसरे इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कंपटीशन है उसके थ्रू कोई भी इसको नुकसान ना हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वेल प्लेस्ड है ये कंपनी। सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सपोर्ट्स अराइजिंग फ्रॉम इन्वायरमेंटल रिलेटेड शटडाउन्स इन चाइना। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है इन्वायरमेंटल रिलेटेड शटडाउन्स हो रहे हैं चाइना के अंदर, वहाँ पर जैसे कि वहाँ पर ब्लू स्काई करके कोई प्रोग्राम चला था शायद, तो उसके कारण बहुत सारे फैसिलिटीज़ जो हैं, बहुत सारे फर्म्स हैं, उनको वहाँ पर बंद कर दिया गया था। तो वो जो चीज़ें हैं वो इंडिया में शिफ्ट हो गई हैं और वो उन चीज़ों का जो है फ़ायदा इन जैसी कंपनियां जो है वो उठा रही हैं इंडिया में उन चीज़ों को बनाकर और प्रोड्यूस कर। नेक्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं दोस्तों, स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स इन प्लेसेस फॉर अ रोबस्ट डोमेस्टिक डिमांड ग्रोथ। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी ज़्यादा वेल सेटअप्ड है, ताकि रोबस्ट डोमेस्टिक डिमांड जो है उसको ग्रोथ को ये सेटिस्फाई कर सकें। तो ये कुछ जो है की स्ट्रेंथ्स निकल कर आ रहे हैं आरती इंडस्ट्रीज़ के। आशा करता हूँ आपको ये की स्ट्रेंथ्स काफ़ी अच्छे और पसंद आए होंगे। उसके बाद दोस्तों चेयरमैन मैसेज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मिस्टर राजेंद्र गोगरी जो हैं ये चेयरमैन है यहाँ पर आरती इंडस्ट्रीज़ के, और बता रहे हैं Q1 के परफॉर्मेंस के बारे में कि यहाँ पर लार्जली जो परफॉर्मेंस था इनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही था, क्योंकि इन्होंने जो आउटलुक सोचा था पहले उसी अनुसार आया था। क्योंकि जो ड्यूरिंग द क्वार्टर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस इन्फोर्स थे लॉकडाउन के, और स्पेशलिटी केमिकल्स का प्रोडक्शन जो है अप्रैल में अबाउट 50% ही था, जो कि सब्सिक्वेंटली रैंप अप हुआ 80% तक कब मई और जून में। फर्दर मेनी ऑफ द कस्टमर यूनिट्स जो थे वो भी अंडर लॉकडाउन थे अप्रैल एंड मई के टाइम में, जिसके कारण इम्पैक्ट हुआ सेल्स के अंदर, और दिस क्वार्टर हैड मैक्सिमम इम्पैक्ट ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ड्यूरिंग दिस क्वार्टर द स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस वाज आल्सो इम्पैक्टेड बाय वीकनेस इन सम की वर्टिकल्स, ऐसा बता रहे हैं वो, सच एज ऑटोमोटिव एरोस्पेस। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीकनेस था ऑटोमोटिव एरोस्पेस में, जिनके कारण इसका जो इंड प्रोडक्ट था जो कि ऑटोमोटिव एरोस्पेस में यूज़ होता था उसके सेल्स में यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ। साथ ही साथ डाई इंटरमीडिएट्स, पिगमेंट्स ETC। तो जो डाई इंटरमीडिएट्स हैं या पिगमेंट्स हैं इनका यूज़ कहाँ होता है, तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग्स में। जैसे कि मान लीजिए आप कपड़ा खरीदते हैं तो कपड़े को कलर करने के लिए या उसमें जो भी रंग यूज़ होता है वो डाई या पिगमेंट्स के थ्रू यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर सेल्स जब बंद थे, लोग कोई कपड़े नहीं खरीद रहे, मार्केट सारा बंद था, मॉल बंद था, तो ऑब्वियसली इन चीज़ों के भी जो सेल था उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है डेंट आया, विच हैव बीन इम्पैक्टेड सिग्निफिकेंटली ड्यू टू द इंसुइंग situation whereas demand from other segments such as pharma, agrochemical and FMCG। तो इन तीनों सेगमेंट में इनका जो डिमांड था स्पेशलिटी केमिकल्स का जो इन चीज़ों में यूज़ होता है, विच कंट्रीब्यूट्स अबाउट 60% ऑफ द रेवेन्यू हैज़ रिमेंड फर्म। तो इन चीज़ों में जो केमिकल्स का डिमांड होता है वो जो डिमांड था वो फर्म रहा, उसमें कोई ज़्यादा डिक्लाइन नहीं हुआ। ड्यूरिंग Q1 आवर फार्मा फैसिलिटीज़ कंटिन्यूड टू फंक्शन इफिशियंटली after some initial disruption to deliver Y-on-Y growth and substantial expansion
इन मार्जिन ड्रिवन बाय ग्रोइंग सप्लाईज टू रेगुलेटेड मार्केट्स। तो यहाँ पर इनका जो फार्मा सेगमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली फंक्शन किया, माइनर डिसरप्शन हुए थे इनिशियली ऐसा बता रहे हैं टू डिलीवर YoY ग्रोथ, लेकिन उसके बाद ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम जो यहाँ पर नहीं हुआ। एट प्रेजेंट वी आर ऑपरेटिंग एट अराउंड 90%, तो यहाँ पे करेंटली जो है 19% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं ये लोग अक्रॉस लोकेशंस एंड एक्सपेक्ट अ स्टेडी इंप्रूवमेंट इन दी ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थ्रू दी नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स है वहाँ पर जो है परफॉर्मेंस जो है हमारा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी हम 90% पे कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं और यहाँ पर ग्रोथ जो है डिमांड है उसमें भी धीरे धीरे अक्रॉस पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर धीरे धीरे डिमांड भी बढ़ता जाएगा। तो जो चीज़ों में कमी है सेल्स में वो भी जो है 4th क्वार्टर तक जाते जाते जो है तेज हो जाएगी और नॉर्मलाइज हो जाएगी। In line with our previous stated guidance, we see our business delivering EBITDA growth in financial year 21, whereas profits are expected to be flat based on higher cost of expanded base of operations। तो चूंकि ये कई सारे बेस में काम कर रहे हैं तो कई सारे बेस में काम करने से जो ऑपरेशन कॉस्ट है वहाँ पर थोड़ा इंक्रीज होगा, इसके कारण जो प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर फ्लैट देखने को मिलेगा, कोई भी कमी देखने को हमें नहीं मिलेगी फाइनेंशियल ईयर 21 के जो रिजल्ट्स हैं उसमें, ऐसा इनका जो है मानना है। The pharma business continues to see profitable traction and growth will be accompanied by margins sustaining above 20% लेवल। तो यहाँ पर 20% एबव लेवल में मार्जिन सस्टेन करेगी फार्मा के अंदर, ऐसा बताया जा रहा है। वी रिमेन कमिटेड टू द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड आर ऑन ट्रैक फॉर आवर प्लान्ड केपेक्स ऑफ अबाउट 1000 से 1200 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 21। तो यहाँ पर फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो कि ये करने वाले हैं 1000 से लेकर 1200 करोड़ तक, ताकि अपने जो इंडस्ट्री है उसको एक्सपैंड कर सकें, ताकि फ्यूचर में जो है इसका फ्रूट इनको मिल सके। तो यहाँ पर अगर आप पहले से इन्वेस्टेड रहेंगे तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसके कारण जो नया रेवेन्यू जनरेट होगा फ्यूचर में, उसका लाभ आप अभी से उठा पाएंगे। बाद में फिर जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो जाएगा तो कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा, और उसके बाद बढ़े हुए कॉस्ट पे आपको एंट्री लेने से अच्छा है कि अभी के जो कॉस्ट है जहाँ पर कॉस्ट काफ़ी मिनिमम है और काफ़ी रिजनेबल है वहाँ पर आप एंट्री ले लें, ताकि फ्यूचर के जो इसके प्रॉफिट्स हैं उसका आप इंजॉय कर सकें। फाइनली आप देख सकते हैं दोस्तों, गोइंग फॉरवर्ड आवर पाइपलाइन ऑफ न्यू केमिस्ट्रीज प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स रॉबस्ट backed by deep customer engagements and substantial investment in world class manufacturing facilities। तो काफ़ी अच्छा पॉइंट निकल के आ रहा है। We remain strongly positioned to benefit as India gains traction as a preferred supply location for global corporations that look to establish stable and de-risk long-term strategic supply arrangements। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा, एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन मेंटेन करेगा, जैसे वैसे वैसे लोगों का जो है ट्रैक्शन यहाँ पर और बढ़ेगा और इनको जो है और ग्रोथ मिलेगा। जैसे मैंने बताया था चाइना से वहाँ पर बैन लगने के कारण बहुत सारी फैसिलिटीज़ इंडिया में शिफ्ट हुई हैं, तो और जैसे जैसे जो भी कंट्रीज़ हैं जो पहले चाइना से इंपोर्ट करती थी वो अगर इंडिया से इंपोर्ट करने लगेंगी तो यहाँ पर जो है धीरे धीरे ग्रोथ के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ते हुए हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों जून क्वार्टर के कंसोलिडेटेड रिजल्ट की एक बात कर ले, जिन लोगों को नहीं देखा होगा वो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ग्रॉस इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस की, तो वहाँ पर हमें नेगेटिव 8.8% का यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला था पिछले जून क्वार्टर के मुकाबले। इस जून क्वार्टर में आप देख सकते हैं वैल्यूज़। बात करें अगर हम एबिडिटा की तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं निगेटिव में 27.2% का गिरावट देखने को मिला था। बात करें पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 138 करोड़ से जो इसका प्रॉफिट है वो 82 करोड़ का हो गया था। हमें 40.7% का जो है डिक्लाइन देखने को मिला था प्रॉफिट के अंदर। बात करें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स की, तो पॉइंट 1 में आप देख सकते हैं रेवेन्यू एंड एबिडिटा इंपैक्टेड ड्यू टू द वीकनेस इन सम यूजेस वर्टिकल्स ऑफ अकाउंट ऑफ कोविड-19, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया पहले। पॉइंट 2 में आप देख सकते हैं हायर इन्वेंट्री इन वेरियस प्रोडक्ट्स ड्यू टू स्लो मूवमेंट एंड लॉजिस्टिक्स रिलेटेड टू चैलेंजेस। पॉइंट 3 में आप देख सकते हैं हायर डिप्रिसिएशन एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू फैसिलिटीज ऑपरेशनाइज्ड इन Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 20। फोर्थ पॉइंट में आप देख सकते हैं एडिशनल CSR स्पेंड फॉर PM केयर्स, स्टेट रिलीफ फंड्स, असिस्टेंस टू वेरियस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू वेरियस NGOs ओवर ₹10 करोड़। तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। 10 करोड़ का इन्होंने सपोर्ट दिया था, जैसे कि PM केयर्स वहाँ पर जब कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा था तो बहुत सारा हेल्प जो है बड़ी कंपनीज जो है कर रही थी, ताकि जो लोग गरीब हैं और जिनको कोई सहारा नहीं है उनको सहारा मिल सके। तो वहाँ पर इस कंपनी ने भी 10 करोड़ का जो है यहाँ पर एक्सपेंडिचर किया था। साथ ही साथ लास्ट पॉइंट देख सकते हैं
कैपिटल एक्सपेंडिचर इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 ऑफ ₹222 करोड़। तो यहाँ पर इन्होंने 222 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी किया है Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर। तो ओवरऑल रेवेन्यू और एबिडिटा का वैल्यू तो हमने देख लिया, लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर की, तो यहाँ पर अगर रेवेन्यू की हम बात करें तो 944 करोड़ का रेवेन्यू था पिछले साल जून क्वार्टर में, जो कि हो चुका था 841 करोड़ इस जून क्वार्टर में। अगर एबिडिटा की बात करें तो स्पेशलिटी केमिकल के अंदर 213 करोड़ का एबिडिटा का वैल्यू था, जो कि हो चुका था 130 करोड़ का। यहाँ पर देख सकते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट ऑलरेडी हमने देख रखा है। यहाँ पर 0.4 जो है एक नया पॉइंट निकल के आ रहा है। इस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रोविजनिंग की गई थी फॉर अ शॉर्टफॉल फीस 38 करोड़ का, यहाँ पर जो कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था इनका, उसके ब्रीच होने के कारण यहाँ पर उनको 38 करोड़ पे करना पड़ा था। तो इसके लिए यहाँ पर उन्होंने प्रोविजनिंग की थी, जो कि यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 पे मेंशन्ड है। उसके बाद दोस्तों फार्मा की बात करें तो यहाँ पर अगर रेवेन्यू देखें फार्मा से तो आप देख सकते हैं 191 करोड़ का रेवेन्यू था 2019 के जून क्वार्टर में, जो कि यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिला 194 करोड़। एबिडिटा की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर 32 करोड़ का वैल्यू था, जो कि इस साल बढ़ के जून क्वार्टर में 45 करोड़ का हुआ। तो यहाँ पर डिक्लाइन जो देखने को मिला था वो फार्मा सेगमेंट में नहीं देखने को मिला था, बल्कि यहाँ पर स्पेशलिटी सेगमेंट को देखने को मिला था। और चूंकि यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन है और यहाँ पर फार्मा के कारण एक अच्छा रिजल्ट आया और वहाँ पर एक खराब रिजल्ट आया, तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा जो है इसको एक बैलेंस किया। इसलिए आगे पॉइंट में हमने पीछे देखा था कि डाइवर्सिफिकेशन किसी कंपनी के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है उसको हेल्प करता है रिस्क को घटाने के अंदर में। यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 के अंदर फार्मा बिजनेस रेवेन्यू ग्रू बाय 1.6% ईयर ओवर ईयर। पॉइंट 2 में देख सकते हैं अ न्यू हाई इन क्वार्टरली प्रॉफिट्स इन द फार्मा सेगमेंट फॉर द कंपनी। तो यहाँ पर एक न्यू हाई बनाते हुए देखने को मिला क्वार्टरली प्रॉफिट के अंदर में। पॉइंट नंबर 3 में देख सकते हैं EBIT मार्जिन हैव बीन सिग्निफिकेंटली एक्सपेंशन बेस्ड ऑन हायर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम रेगुलेटेड मार्केट्स एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। पॉइंट 4 में देख सकते हैं फोकसिंग ऑन ऑफ पेटेंटेड जेनेरिक्स इन रेगुलेटेड मार्केट्स। तो यहाँ पर वैसे इनोवेटर ड्रग्स जिनका जो है पेटेंट खत्म हो चुका है तो वो हो जाएगा ऑफ पेटेंटेड, वैसे जेनेरिक्स के ऊपर जो है काम कर रहा है ये कंपनी फिलहाल, उसके बारे में पॉइंट 4 में लिखा है। यहाँ पर पॉइंट 5 में देख सकते हैं यहाँ पर एक्सपैंडिंग बिजनेस वॉल्यूम्स बताया जा रहा है अक्रॉस मार्केट एंड ऑपरेटिंग लेवरेज एक्सपेक्टेड टू सस्टेन ग्रोथ मोमेंटम। आप देख सकते हैं इस स्लाइड में यहाँ पर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का चार्ट है, यहाँ पर सिर्फ स्पेशलिटी केमिकल्स का और यहाँ पर फार्मास्यूटिकल्स का। पहले ऑलरेडी हमने देखा 2019 और 20 जून क्वार्टर का कंपेरिजन। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 16 से लेके फाइनेंशियल ईयर 20 का कंप्लीट डेटा है और यहाँ पर Q1 का सिर्फ डेटा है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिक्लाइन हो चुका है, ये सिर्फ एक क्वार्टर का डेटा है, 3 क्वार्टर का डेटा यहाँ पर ऐड होना बाकी है, जिसके बाद जो इसका लेंथ है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्रोथ है वो आपको देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल ईयर 16 से 17 में बढ़ गया, 17 से 18 में बढ़ गया, 18 से 19 में बढ़ गया और 19 से 20 में यहाँ पर हमें माइनर डिक्लाइन देखने को मिला है। 4,705 से 4,621 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू हो गया है। तो यहाँ पर माइनर डिक्लाइन देखने को मिला था, आप ऑलमोस्ट फ्लैट भी कह सकते हैं। और स्पेशलिटी केमिकल के अंदर बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 4 साल यहाँ पर भी बढ़ते हुए देखने को मिला है, 5th ईयर यहाँ पर घटते हुए देखने को मिला है और यहाँ पर का तो भी कंप्लीट 4 इयर्स का डेटा आया ही नहीं है। फार्मा सेक्टर में बात करें तो यहाँ पर वैसा नहीं देखने को मिला, लगातार तेजी देखने को मिली है। जो 4th ईयर है फाइनेंशियल ईयर 20 वहाँ पर गिरावट हमें देखने को नहीं मिली है। उसके बाद दोस्तों रेवेन्यू के परफॉर्मेंस के बाद एबिडिटा का परफॉर्मेंस देखें तो लगातार हमें यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। सेम आप केस यहाँ पे देख सकते हैं, मात्र यहाँ पर 5 करोड़ का जो है कमी है, मात्र यहाँ पर 5 करोड़ का है और अगर आप कहें तो ऑलमोस्ट सेम और यहाँ पर आप फ्लैट मान सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो लगातार काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर हमें अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज के चार्ट के ऊपर ले आऊँ मैं आपको, आप देख सकते हैं मैंने 1 मंथ का कैंडल सेलेक्ट किया है। अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं 2014 के बाद से काफ़ी बेहतरीन वन साइडेड एकदम अप साइड का मूवमेंट दिया है स्टॉक ने। उसके बाद दोस्तों 1 डे के कैंडल पे बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वित्तीय कुछ दिनों से गिरावट यहाँ पर हो रही है। आप देख सकते हैं अभी करंटली जो है स्टॉक है वो 1125 के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करें इसके अंदर एंट्री लेने की तो जैसा कि हमने इसका जो है टोटल एनालिसिस किया उसमें काफ़ी बेहतरीन ये स्टॉक निकल के आया और उसके हिसाब से हमें ये डिसीजन डेफिनेटली लेना चाहिए कि इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी जो है परचेस करके अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके रखना चाहिए। तो हम बात करें लेवल्स की, कौन से वो लेवल्स है जहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये 20 डे का मूविंग एवरेज का लाइन है जो कि लाइक करता है 1063.79 यानी कि 1064 के ऊपर लाइक करता है। तो आप 1080 से लेके 1064 ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर आपको कभी भी ये स्टॉक देखने को मिलता है तो आपको जो है एंट्री इस स्टॉक के अंदर आप आसानी से ले सकते हैं। बात करें इसके RSI वैल्यू की दोस्तों तो आप देख सकते हैं करंटली 64.58 है यानी कि ओवरबॉट जोन में लाइन नहीं करता क्योंकि गिरावट हुई है। तो ओवरबॉट जोन में करंटली था लेकिन अभी वापस से नीचे आ चुका है। तो एक अच्छा यहाँ पर वापस से मौका है, जिन लोगों ने पहले से ले रखा है वो फिर से ऐड करना चाहते हैं और भी क्वांटिटी तो वो भी इस लेवल पे यहाँ पर
1064 या अप साइड में 1080, इसके बीच में कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं। और जो लोग फ्रेशली नए नए आए हैं मार्केट में और या नहीं भी आए हैं लेकिन अभी तक आरती इंडस्ट्रीज़ के अंदर एंट्री नहीं लिया है और एंट्री लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये लेवल्स काफ़ी बेहतरीन लेवल्स निकल कर आते हैं। और इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।